Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So now today we are going to discuss about the DNA damage and repair. So DNA जो डैमेज है वो किसी भी वजह से DNA हमारा डैमेज हो सकता है कोई एंडोजीनियस सोर्सेस हो, ठीक है, मतलब इंटरनल सोर्सेस हो सकता है कोई एक्सटर्नल सोर्सेस हो, एक्सोजीनियस सोर्सेस हो, ठीक है। सो अगर मैं एंडोजीनियस की बात करूं, इंटरनल सोर्सेज की बात करूं, मतलब कि वो सोर्सेज जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, तो वो हो सकते हैं रेप्लिकेशन एरर। मतलब रेप्लिकेशन के टाइम पर हो सकता है कोई बेस पेयर्स मिसमैच हो गए, कोई इंसर्ट हो गया एक्स्ट्रा बेस, कोई डिलीट हो गया, ठीक है। तो वो रेप्लिकेशन एरर की वजह से भी डीएनए जो है वो डैमेज हो सकता है। और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी डीएनए को डैमेज कर सकती हैं। कैसे डैमेज करेंगी? अगर वो डीएनए के जो बेसिस है उनको ऑक्सीडाइज कर दे या शुगर बैकबोन को जो है वो ऑक्सीडाइज कर दे। सबसे अच्छी एग्जांपल है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्वानिन। अगर ग्वानिन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो इट फॉर्म्स द 8 हाइड्रोक्सी ग्वानिन, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा डीएनए डैमेज हो गया, बिकॉज अब हमारे जो बेस पेयर्स है उनका सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गया, जो एग्जैक्ट होना चाहिए वो नहीं प्रेजेंट है, तो इट इज अ डीएनए डैमेज। नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज स्पॉन्टेनियस बेस एल्काइलेशन। तो कुछ अल्काइल ग्रुप्स होते हैं दैट कैन बी द रिजल्ट ऑफ एंडोजीनियस मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स, जैसे कि एस एडिनोसाइल मेथियोनिन, ठीक है, या कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। तो जब ये आपके डीएनए बेसिस के साथ रिएक्ट करती है तो कुछ अडक्ट्स बना देती है, लाइक N7 मिथाइल ग्वानिन और O6 मिथाइल ग्वानिन, ठीक है। तो डीएनए डैमेज जो है, ठीक है, आपकी किसकी वजह से हो सकता है? किसी मतलब कि अगर आपके जो बेसिस हैं उनके साथ कोई अल्काइल ग्रुप्स जो है वो जुड़ जाते हैं, उनकी अल्काइलेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आपका डीएनए जो है वो डैमेज हो सकता है। देन कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से भी डीएनए डैमेज हो सकता है, ठीक है। मतलब कि डीप्यूरिनेशन मतलब कि लॉस ऑफ एडेनिन और ग्वाइनिन। डीएमिनेशन मतलब कि डीएनए बेस जो है अपना अमाइनो ग्रुप को लॉस कर देते हैं, ठीक है। और जो न्यू अल्टर्ड बेस जो होगा वो ऐड फॉर्म होगा, मतलब यूरासिल फ्रॉम साइटोसिन, हाइपोजेंथिन फ्रॉम एडेनिन, ठीक है। मतलब कि अगर अमाइनो ग्रुप जो है साइटोसिन से निकल जाता है तो यूरासिल बन जाएगा, एडेनिन से अगर अमाइनो ग्रुप निकल जाता है तो हाइपोजेंथिन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तो आपके बेसिस की जो है वो हाइड्रोलिसिस हो रही है या शुगर फॉस्फेट बैकबोन की हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो उसके वजह से भी जो है क्या होगा, डीएनए डैमेज हो जाएगा। तो क्या क्या सोर्सेस पढ़े मैंने बताया आपको, जो इंटरनल है, एक तो रेप्लिकेशन एरर्स हो सकते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो हैं आपके डीएनए बेसिस को ऑक्सीडाइज कर सकती हैं जिसकी वजह से डीएनए डैमेज हो सकता है। देन आपके जो बेसिस हैं उनकी अल्काइलेशन हो सकती है, उनके साथ कोई अल्काइल ग्रुप्स वगैरह जो है वो अटैच हो सकते हैं, ठीक है, और कोई अडक्ट्स बन जाएंगे। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी जो है वो डीएनए बेसिस के साथ रिएक्ट कर सकती हैं और अडक्ट्स बना सकती हैं, ठीक है। या कोई स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस भी आ सकते हैं, हो सकता है आपके डीप्यूरिनेशन हो जाए या अमाइनो ग्रुप जो है वो निकल जाए बाहर, या आपके बेसिस के हाइड्रोलिसिस हो जाए, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेस लाइक रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस हो गई। यूवी रेडिएशन से आपके ज्यादातर थायमिन डाइमर्स बनते हैं, ठीक है, थायमिन डाइमर्स बनते हैं, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरेज, गामा रेज, ठीक है। देन कोई वायरसेस जो है आपके जीनोम में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आपके जीनोम में इंटीग्रेट कर सकते हैं और आपके डीएनए को ब्रेक कर सकते हैं। बैक्टीरियल टॉक्सिन्स जो हैं आपके डीएनए को डैमेज कर सकते हैं और कुछ केमिकल एजेंट्स जो हैं आपके डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। केमिकल एजेंट्स की अगर मैं बात करूं तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स। अल्काइलेटिंग एजेंट्स बच्चों क्या होते हैं? ये आपके इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? डीएनए बेसिस पे जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स होती हैं उनके साथ जाके बाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये आपके डीएनए बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये डीएनए बेसिस के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बना देते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली O6 पोजीशन पे ग्वानिन की, ठीक है, ग्वानिन की O6 पोजीशन पे ये कोवलेंट बॉन्ड्स बना देते हैं। उसकी वजह से क्या बन गया आपका? O6 अल्काइल ग्वानिन बन गया, ठीक है। और उसकी वजह से आपके लेशंस क्रिएट हो सकते हैं। अब ये लेशंस जो हैं दे कैन बी म्यूटाजेनिक, कार्सिनोजेनिक,
ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि सिस्प्लेटिन हो गया, साइक्लोफॉस्फोमाइड हो गया, ब्यूसल्फन हो गया। तो ये सब अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, आपके डीएनए बेसिस के इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स पे जाके कोवलेंट अटैचमेंट्स बना देते हैं, उसकी वजह से लेशंस क्रिएट होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपके तंबाकू के स्मोक में होता है, जैसे कि नाइट्रोजन सल्फर मस्टर्ड्स हो गया जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से रिलीज होते हैं। ठीक है। देन कुछ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे कि बेंजो ए पायरीन जो कि आपके टंबाकू स्मोक में प्रेजेंट होता है, ये भी आपके डीएनए को डैमेज करते हैं। क्लियर है। तो डीएनए डैमेज के रीजंस इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। तो देखते हैं कि जब, अगर आपको तो पता है ना, हमारी बॉडी के अंदर अगर डीएनए डैमेज होता है या रेप्लिकेशन नहीं होती है प्रॉपर से, ठीक है, कोई ब्रेक आ जाता है डीएनए में, तो हमारी बॉडी इतनी सफिशिएंट है कि उसके पास उसका रिपेयर मैकेनिज्म भी होता है। अगर वो रिपेयर नहीं करेगी तो आपको डिफरेंट टाइप के डिजीजेस लगेंगे। तो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में एक आता है डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म। ये क्या करता है, जो आपके डैमेज न्यूक्लियोटाइड्स होती है ना, उस पर डायरेक्टली जाके जो है एक्ट करता है। ठीक है। मतलब कि जो भी आपके डैमेज न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मतलब कोई गलत बेस पेयर ऐड हो गया तो उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा फिर से उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे। ठीक है। ओके। तो इससे क्या होगा, डीएनए रिपेयर जो डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम है ना, वो आपके सारे डैमेज न्यूक्लियोटाइड्स को रिपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, डायरेक्टली वो सिर्फ कुछ डैमेज न्यूक्लियोटाइड्स को डायरेक्टली रिपेयर कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो कि यूवी रेडिएशंस की वजह से डीएनए डैमेज हुआ होता है, वो थायमिन डाइमर्स बताया था ना मैंने। तो यूवी रेडिएशंस की वजह से अगर कोई डैमेज हुआ है तो वो डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम से जो है वो ठीक हो सकता है। ठीक है। तो पैरामिडिन डाइमर्स जो हैं, दे आर रिपेयर्ड बाय लाइट डिपेंडेंट डायरेक्ट सिस्टम दैट इज कॉल्ड फोटो रिएक्टिवेशन। तो बच्चों देखो क्या होता है, ये आपके क्या होते हैं, दो थाइमिन है साथ साथ में प्रेजेंट है। अगर उनपे कोई यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं तो इनके क्या बन जाते हैं, डाइमर्स बन जाते हैं, मतलब इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। ठीक है। अब तुम क्या करोगे, अगर तुम इसको ठीक करना है तो तुम डायरेक्ट फोटो रिएक्टिवेशन सिस्टम से, फोटो रिएक्टिवेशन मेथड से इस डाइमर्स को तोड़ सकते हो और दोबारा से उसको नॉर्मल स्ट्रक्चर में ला सकते हो। तो तुम क्या करते हो, एक फोटोलाइएज एंजाइम होता है, ई कोलाइट्स में प्रेजेंट होता है, जो इस थाइमिन डाइमर्स को वापिस से उसके मोनोमेरिक न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है, मतलब दो थाइमिन में कन्वर्ट कर देगा। और इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है ब्लू लाइट की। ठीक है। तो अगर ब्लू लाइट की प्रेजेंस है तो फोटोलाइएज जो है उन डाइमर्स के साथ बाइंड करेगा और उसको बैक उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। एक और एग्जांपल है रिपेयर ऑफ O6 मिथाइल ग्वानिन। ठीक है। सो O6 मिथाइल ग्वानिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है जो कि क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा मिथाइल ग्रुप को फ्रॉम दिस O6 मिथाइल ग्वानिन से इस मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा उसी प्रोटीन में जहां से वो मिथाइल ग्रुप, सॉरी, जहां से वो मिथाइल ग्रुप जो है इसके ऊपर अटैच हुआ था। ठीक है। तो उस मिथाइल ग्रुप को वहां से ट्रांसफर कर देगा। तो ये मिथाइल ग्रुप था ना 6th पोजीशन पे, तो उसने क्या किया, इस एंजाइम ने इस मिथाइल ग्रुप को रिमूव करके वापिस से कहां पे डाल दिया, उस प्रोटीन में डाल दिया और ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड बन गया फिर से। देन है एक्साइशन रिपेयर। एक्साइशन रिपेयर में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एक्साइशन। एक्साइशन मतलब रिमूवल। ठीक है। तो ये क्या करता है, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड की वो जो सेगमेंट जहां पे वो डैमेज्ड साइट प्रेजेंट होगी ना, उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, कट कर देता है और फिर से करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स की रीसिंथेसिस होती है और वो कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज करेगा। ठीक है। तो हो सकता है दो तरह के एक्साइशन हो, एक तो बेस एक्साइशन रिमूवर, यहाँ पे आप जो डैमेज न्यूक्लियोटाइड बेस होगा उसको रिमूव करोगे। ठीक है। और हो सकता है न्यूक्लियोटाइड एक्साइशन रिपेयर, अगर हो, अब हो क्या पता एक बेस गलत ना हो, कोई ज्यादा मतलब सीक्वेंस
10 से 15 का सीक्वेंस गलत हो, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड एक्साइटेशन रिपेयर क्या करता है, उस बल्कि हेलिक्स डिस्टॉर्टिक लेशंस को रिपेयर करता है, जैसे कि थायमन डाइमर्स का केस होता है या कोई केमिकल अडक्ट्स जो बन जाते हैं, उसमें न्यूक्लियोटाइड एक्साइटेशन रिपेयर होगा। बेस एक्साइटेशन रिपेयर में क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड बेस, जो डैमेज न्यूक्लियोटाइड बेस है, उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो जो माइनर डैमेज लाइक अल्काइलेशन या डीएमिनाइजेशन की वजह से जो माइनर डैमेज होते हैं ना, तो बेस एक्साइटेशन रिपेयर से वो माइनर डैमेज जो है वो करेक्ट किया जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बता रही हूँ आपको किसके बारे में, बेस एक्साइटेशन रिपेयर के बारे में बताऊंगी, ठीक है। इसमें देखो आपके पास एक एंजाइम होता है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, ये इस रिपेयर प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। मैं कौन सा बता रही हूँ, बेस एक्साइटेशन रिपेयर, ठीक है। कौन इनिशिएट कर रहा है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज क्या करता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को क्लीव करता है, ठीक है। आई थिंक आपको पता होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को वो क्लीव करेगा और वहां से वो अल्टर्ड बेस जो होगा उसको बाहर निकालेगा, ठीक है। जब वो बाहर निकालेगा तो उसकी वजह से ए प्यूरिनिक या ए पैरामिडिनिक, अगर प्यूरिन निकलेगा तो ए प्यूरिनिक या पैरामिडिन निकलेगा तो ए पैरामिडिक साइट्स जो है वो जनरेट होंगे। उन साइट्स को हम बोलते हैं एपी साइट्स, ठीक है। अब इसको रिपेयर कौन करेगा, एपी एंडोन्यूक्लियस। एपी एंडोन्यूक्लियस बच्चों क्या करता है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को क्लीव करेगा, ठीक है। और उस गैप को कौन फिल करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फिल करेगा और बाद में डीएनए लाइगेज आएगा जो उस गैप्स को सील करेगा, ठीक है। तो देखो डायग्राम से बताती हूँ। मान लो आपका क्या हुआ था, साइटोसिन से क्या बन गया, यूरैसिल बन गया। क्या हुआ था, साइटोसिन से अमाइनो ग्रुप निकला, साइटोसिन से अमाइनो ग्रुप निकला, ठीक है। साइटोसिन से क्या निकला, अमाइनो ग्रुप निकला, ठीक है। अमाइनो ग्रुप निकला और उसकी वजह से वहां पे यूरैसिल बन गया। बट तुम्हें यूरैसिल तो नहीं चाहिए था, तुम्हें तो साइटोसिन चाहिए। तो यूरैसिल डीएनए ग्लाइकोसिलेज आएगा, इस यूरैसिल को बाहर निकालेगा। अब एक बेस जो है यहाँ पे मिस हो गया है, ठीक है। एपी एंडोन्यूक्लियस आएगा और यहाँ पे जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, ठीक है, शुगर और फॉस्फेट के बीच में, उस बॉन्ड को तोड़ेगा तो यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाएगा। अब इस गैप को कौन फिल करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 इस गैप को फिल करेगा और उसको सील कौन करेगा, लाइगेज सील करेगा और यहाँ पे करेक्ट बेस पेयर जो है वो एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्साइटेशन रिपेयर की। इसमें क्या होता है कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो टूटता है ऑन द आइदर साइड ऑफ द लेशन, ठीक है। सेम स्ट्रैंड में जहां पे भी लेशन क्रिएट हुआ है वहां पे तोड़ेगा, ठीक है। तो आपके ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं बाहर निकलेंगे। अब उसको गैप को कौन फिल करेगा, पॉलीमरेज फिल करेगा और उसको लाइगेज करेगा। तो इकोलाई में यूवीआर, हम इकोलाई के एग्जांपल लेते हैं, किसकी मैं बता रही हूँ, न्यूक्लियोटाइड एक्साइटेशन रिपेयर में, ठीक है। आपके इकोलाई के एग्जांपल लेती हूँ। तो इकोलाई में एक यूवीआर सिस्टम होता है, ठीक है। यूवीआर सिस्टम रिपेयर सिस्टम होता है। वो क्या करता है, रिमूव करता है 12 न्यूक्लियोटाइड्स तक, ठीक है। कितने न्यूक्लियोटाइड्स तक रिमूव कर सकते हैं, वो 12 न्यूक्लियोटाइड्स तक जो है वो रिमूव कर सकता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे बन गए थायमन डाइमर्स, तुम्हें इस थायमन डाइमर्स को क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है। तो क्या होगा, यूवीआर ए एंड यूवीआर बी, यूवीआर ए एंड यूवीआर बी जो है वो बाइंड करेंगे यहां पर आके, ठीक है। यूवीआर ए एंड यूवीआर बी जो है बाइंड करेंगे। फिर यूवीआर सी आएगा जो कि यूवीआर ए को रिमूव करेगा और खुद बाइंड करेगा, ठीक है। ये क्या करेंगे, आपके दोनों तरफ जो है वो कट लगाएंगे, डाइमर के दोनों तरफ कट लगाएंगे और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को बाहर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए हेलिकेज 2 जो कि आपका यूवीआर डी होगा, ठीक है। उसको कट निकाल के बाहर निकाल दिया। अब पॉलीमरेज आएगा, इस गैप को फिल करेगा और लाइगेज उसको सील कर देगा, ठीक है। आपका नॉर्मल फिर से मोनोमेरिक यूनिट्स बन जाएंगी, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें इकोलाई की एग्जांपल ली, हर एक के अंदर एक डिफरेंट जो है मैकेनिज्म चल सकता है, मैंने इकोलाई की एग्जांपल ली है, ठीक है। तो आपको न्यूक्लियोटाइड एक्साइटेशन रिपेयर जो है पता होना चाहिए कि वो हो क्या रहा है, ठीक है। बात समझ आ गई कि न्यूक्लियोटाइड एक्साइटेशन रिपेयर जो है वो क्या चीज है, ठीक है। इसमें आपके
जो है 12 न्यूक्लियोटाइड्स तक जो है वो भी रिमूव हो सकते हैं। ठीक है, तो UVRA UVRB सिस्टम मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या सिस्टम है। ठीक है, तो इक्वलाइज के अंदर ये आपका सिस्टम प्रेजेंट है। ये UVR जो आपके है ना, UVRA UVRB, ठीक है, UVRC, ठीक है, ये जो जीन्स है UVRABC जीन्स है, इनको हम बोलते हैं ABC XC न्यूक्लियस। ठीक है, और ये UVRD है, ये आपका हेलिकेस है, जिसको हेलिकेस 2 बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके की एंजाइम जो है ना, आपका पूरा की एंजाइम ABC एक्सी न्यूक्लियस, इसके अंदर 3 चीजें होंगी, UVRA UVRB एंड UVRC जीन्स होंगी। ठीक है, पहले UVRA एंड UVRB जो है कि बाइंड करेगी। ठीक है, फिर उसकी वजह से UVRC आएगी। UVRC जो है वो B के साथ डाइमर बनाएगी। ठीक है, A को बाहर निकाल देगी, उस जो है आपकी जो भी आपकी क्या कहते हैं डैमेज साइट होगी उसको क्लीव करेगी। ठीक है, बाकी पॉलीमरेज और लाइगेज अपना काम करेंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं मिसमैच रिपेयर। ये क्या करता है, रेप्लिकेशन के टाइम पे अगर कोई एरर हो जाता है, मतलब इनकरेक्ट बेस पेयरिंग हो जाती है, या कुछ इंसर्ट हो जाता है, या कुछ डिलीट हो जाता है, तो उस मिसमैच रिपेयर वाला मैकेनिज्म जो है वो अपना काम करेगा। तो सबसे पहले तो वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि मिसमैच हुआ कहाँ पे है। तो मिसमैच प्रोटीन्स आएंगे, जैसे कि म्यूट-S है, म्यूट-S होमोलॉग्स, लेकिन म्यूट-S अल्फा आ जाएगा, म्यूट-S बीटा आ जाएगा यूकैरियोट्स में। ये क्या करेगा, उस इनकरेक्ट बेस पेयरिंग को पहले डिटेक्ट करेगा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करना है, स्ट्रैंड डिस्क्रिमिनेशन करनी है, मतलब कि जो एरर स्ट्रैंड है, जो न्यू स्ट्रैंड होगा उसी के तो अंदर एरर होगा ना, पुराने स्ट्रैंड के अंदर तो ना एरर होगा। ठीक है, तो उसको एरर स्ट्रैंड को डिटरमाइन करेगा। बैक्टीरिया में इस चीज को कौन करता है, दिस इज अचीव्ड बाय आइडेंटिफाइंग अनमिथाइलेटेड GATC सीक्वेंसेस। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर ये जो एरर स्टैंड है, स्टैंड डिस्क्रिमिनेशन है, ये कैसे की जाती है, अनमिथाइलेटेड GAT सीक्वेंसेस को ढूंढा जाता है। ठीक है, और यूकैरियोट्स में बाकी और कोई मैकेनिज्म होगा जिससे वो रिकॉग्नाइज करेगा वो न्यू स्ट्रैंड कौन सा है जिसके अंदर एरर प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? ओके, फिर एक बार इनकरेक्ट स्टैंड आपको पता चल जाएगा, फिर MMR प्रोटीन्स क्या करेंगी, एंजाइम्स को रिक्रूट करेंगे। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, उस जहां पे मिसमैच है वहां पे एक निक क्रिएट करेंगे। हेलिकेस आएगा, अनवाइंडिंग करेगा उस DNA की। एक्सोन्यूक्लियस आएंगे, उस इनकरेक्ट सेगमेंट्स को रिमूव करेंगे। DNA पॉलीमरेज आएंगे, वो गैप को फिल करेंगे और गैप्स को सील कौन करेगा, लाइगेज करेगा। ठीक है, ये थी मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिकम्बिनेंट रिपेयर मैकेनिज्म। रिकम्बिनेंट रिपेयर मैकेनिज्म में क्या होता है, ब्रोकन DNA, ठीक है, को फिक्स किया जाता है बाय यूजिंग अनडैमेज्ड होमोलोगस DNA मॉलिक्यूल एज अ टेम्पलेट। ठीक है, कॉल एज होमोलोगस रिकम्बिनेशन। नहीं समझ आया? देखो क्या होता है कि मान लो आपका ये कोई ब्रोकन DNA है। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, आपके पास एक बिल्कुल साफ सुथरा DNA है। इस साफ सुथरे DNA को यूज किया जाएगा इस ब्रोकन DNA के सेगमेंट को बनाने के लिए। ठीक है, और जो सेगमेंट बन जाएगी उसको दोबारा से यहाँ पे अटैच किया जाएगा और उसको सील किया जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ब्रोकन DNA को जो है फिक्स किया जाता है बाय यूजिंग अनडैमेज्ड होमोलोगस DNA मॉलिक्यूल। ठीक है, उसको होमोलोगस DNA मॉलिक्यूल को एज अ टेम्पलेट की तरह जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। सो ये ज्यादातर आपका G2 एंड S फेज में एक्टिव होता है, ये वाला प्रोसेस होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है जीनोम की इंटीग्रिटी के लिए। ठीक है, और ये एक्टिवेटेड होगा जब रेप्लिकेशन फॉर्क जो है इनकाउंटर करेगी DNA डैमेज को। अगर रेप्लिकेशन हो रही है और रेप्लिकेशन फॉर्क जो है मूव कर रही है और उसको लगता है अगर DNA डैमेज है या DNA स्ट्रैंड जो है वो टूटा हुआ है, तो ये वाला मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, रिसेक्शन एंजाइम जो है chew back 5' ends of broken DNA strands exposing single stranded DNA। ठीक है, प्रोटीन्स लाइक RAD51 यूकैरियोट्स में होंगे, रेका A जो है बैक्टीरियाज में होते हैं, ये बाइंड करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के साथ और एक फिलामेंट बनाते हैं। ठीक है,
फिलामेंट जो है होमोलोगस सीक्वेंसेस के साथ बाइंड करती है, ठीक है, जो आपका अनडैमेज डीएनए मॉलिक्यूल होगा उसके साथ अपना देखेगी कि होमोलोगस सीक्वेंस कहाँ पे, उसके साथ वो जाके फिलामेंट बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। रिकम्बिनेस फिलामेंट जो है देन इन्वेड्स द इंटैक्ट होमोलोगस डीएनए सर्चिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, फिर वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो सर्च करेंगे। एक बार वो सीक्वेंस मिल जाता है तो डीएनए पॉलीमरेज जो है उस इन्वेडिंग स्ट्रैंड्स को एक्सटैंड करेगा यूजिंग अनडैमेज डीएनए एज अ टेम्पलेट, ठीक है। और एक बार आपका वो बन जाएगा तो उसको दोबारा से जोड़ दिया जाएगा ओरिजिनल ब्रोकन स्ट्रैंड में, और गैप्स को जो है वो लाइगेस एंजाइम आके लाइगेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म जो है वो किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, अनडैमेज डीएनए को जो है एज अ टेम्पलेट की तरह यूज किया जाता है ताकि वो जो ब्रोकन स्ट्रैंड है उसका पूरा वो सेगमेंट बना सके। एक बार वो सेगमेंट बन जाते हैं फिर से उसको जाके उस ब्रोकन स्ट्रैंड में जाके अटैच कर दिया जाता है और लाइगेस एंजाइम उसको डायरेक्ट जो है वो लाइगेस कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट लाइगेशन हो जाती है ब्रोकन एंड्स की, ठीक है। दिस इज एक्टिव इन G1 फेज। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं KU7080, DNA PKCS, लाइगेस 4, ठीक है। तो मान लो ये DNA स्ट्रैंड है, इसमें कोई ब्रेक है, KU7080 आते हैं, इस ब्रेक्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है और KU7080 हेटेरोडाइमर बना देते हैं। अब डीएनए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस आते हैं, डीएनए PKCS, ठीक है, और आर्टिम्स, ये आपके प्रोटीन्स आते हैं और ये एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स वगैरह आए, डीएनए PKCS, आर्टिम्स, ठीक है, और डीएनए लाइगेस आता है इन एसोसिएशन विद XRCC4, ठीक है। वो क्या करेंगे, इन दोनों स्ट्रैंड्स को लाइगेस करेंगे और दोनों स्ट्रैंड्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तो होमोलोगस बेस पेयरिंग में क्या हुआ, होमोलोगस बेस पेयरिंग में हमें अनडैमेज्ड होमोलोगस डीएनए मॉलिक्यूल्स चाहिए था जो कि हम टेम्पलेट की तरह यूज करेंगे। बट नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग क्या हुआ कि डायरेक्ट लाइगेस एंजाइम अपना काम कर रहा है, इसमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है। देन एक आता है SOS रिस्पॉन्स, ये आपको ज्यादातर बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है, इकोलाई में देखने को मिलता है जब बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डीएनए डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स सिस्टम मीडिएटेड बाय LECA A एंड LEXA A प्रोटीन्स। कौन कौन से प्रोटीन है, LECA A एंड LEXA A प्रोटीन। LECA A जो है बाइंड करता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ और ट्रिगर करता है LEXA A को, कहता है कि तुम जाओ और ऑटो क्लीवेज करो, ठीक है। उसकी वजह से नियर अबाउट 50 SO जीन्स जो हैं, ठीक है, उनकी इनहिबिशन होती है, ठीक है, रिलीज इनहिबिशन ऑन ओवर 50 SOS जीन्स, ठीक है। उसके से रिपेयर मैकेनिज्म इनिशिएट होता है और सेल डिवीजन जो है वो डिले हो जाती है, ठीक है। तो वो SOS रिस्पॉन्स क्या होता है बेटा, SOS रिस्पॉन्स होता है जब बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डीएनए डैमेज हो जाता है। सो जब बैक्टीरिया का डीएनए डैमेज होता है तो उसकी वजह से उनका एक डैमेज रिस्पॉन्स सिस्टम होता है, ठीक है, एंड वो डैमेज रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उस रिस्पॉन्स सिस्टम को मीडिएट कौन कर रहा है, LECA A एंड LEXA A प्रोटीन्स होते हैं। LECA A पहले उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ जाके बाइंड करता है और LEXA A को कहता है तुम क्या करो, ऑटो क्लीवेज करो, ठीक है। उसकी वजह से इट रिलीज इनहिबिशन ऑन ओवर 50 SOS जीन्स की इनहिबिशन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से रिपेयर मैकेनिज्म इनिशिएट होता है और सेल डिवीजन थोड़े टाइम के लिए डिले हो जाती है। जब तक वो रिपेयर मैकेनिज्म चल रहा है तब तक सेल डिवीजन जो है वो रुक जाती है, ठीक है। तो एक आपके पास टर्म होती है ट्रांसलेशन डीएनए पॉलीमरेसिस, ठीक है, ये आपके एरर प्रोन डीएनए पॉलीमरेसिस है। नॉर्मल आपके डीएनए पॉलीमरेसिस क्या करते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क जब खुलती है तो डीएनए पॉलीमरेसिस क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हैं। ये आपके स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेसिस हैं, जैसे POL2, POL4, POL5, UM-UC, UM-UD, ठीक है। ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डैमेज हुआ होता है डीएनए का,
ठीक है। और आपको पता है जब डीएनए का डैमेज हुआ होगा, सो आपकी जो डीएनए का डैमेज जहाँ पे भी लेशंस क्रिएट हुए होंगे वहां पे सिंथेसिस जो है पॉलीमरेसिस रोक देते हैं। बट ये डीएनए पॉलीमरेसिस क्या करते हैं, उस जगह पे भी सिंथेसिस कर सकते हैं डीएनए की अक्रॉस पॉलीमरे उस प्रॉब्लमेटिक लेशंस में, उस जगह की कर देते हैं। फिर इनका काम खत्म हो जाएगा, नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेसिस आएंगे और आगे वाली जो है सिंथेसिस करेंगे। अब देखो ये फायदेमंद भी है कि आपके जो जहाँ पे डैमेज हुआ था वहां पर आपका सिंथेसिस हो गई, बट ये प्रॉब्लमेटिक भी है। क्यों प्रॉब्लमेटिक है? हो सकता है इन फ्यूचर दैट विल कॉज म्यूटेशंस, हो सकता है ट्यूमर्स कॉज हो जाए, हो सकता है कैंसर्स कॉज हो जाए म्यूटेशंस की वजह से, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे तो रिपेयरिंग तो हुई ना, यहाँ पे सिंथेसिस हो गई डीएनए स्ट्रैंड्स की उस लेशंस के अक्रॉस, ठीक है। बट this can be beneficial and this can be problematic also, okay। so ये था आपका डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, ठीक है। ये आपका डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म था, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, ठीक है। So do like and subscribe Study with Palak. You can connect with me on my Instagram, Telegram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.